चैप्टर 41 लो प्राइस्ड कॉमन स्टॉक्स एनालिसिस ऑफ द सोर्स ऑफ इनकम। तो जिन कैरेक्टरिस्टिक्स की हमने पिछले चैप्टर में बात की थी वो यूजुअली लो प्राइस स्टॉक से एसोसिएटेड रहते हैं, स्पेकुलेटिव कैपिटलाइजेशन वगैरह। तो ऑथर बोलते हैं लो प्राइस स्टॉक्स की एक अरिथमेटिकल एडवांटेज होती है क्योंकि यूजुअली उनका परसेंटेज इंक्रीज ज़्यादा होता है। जैसे कि किसी स्टॉक का प्राइस है 10 रुपये तो वो 40 रुपये आसानी से जा सकता है एज़ कम्पेयर टू कोई ऐसी स्टॉक है जो 1000 रुपये की है, वो 4000 पे इतनी इजीली नहीं जा सकती। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने एक स्टडी करी थी जिसने ये प्रूव किया था कि जो डाइवर्सिफाइड लो प्राइस्ड स्टॉक्स होती हैं वो स्टॉक्स कॉन्टिन्यूसली डाइवर्सिफाइड हाई प्राइस स्टॉक से बेहतर परफॉर्म करती हैं एज अ स्पेकुलेटिव मीडिया। तो फिर सवाल ये उठता है कि ज़्यादातर लोग जो लो प्राइस स्टॉक खरीदते हैं वो अपना पैसा क्यों खोते हैं। तो ऑथर बोलते हैं इसका जवाब यही है कि जो पब्लिक है वो वही चीज़ खरीदती है जो उसे बेची जाती है, और बेची वही चीज़ जाती है जिससे सेलर को बेनिफिट हो, ना कि बायर को। उन्हीं स्टॉक्स को बेचने के लिए सेल्स एफर्ट डाला जाता है। तो जो लो प्राइस स्टॉक्स पब्लिक खरीदती है वो गलत तरीके की होती है और वो एडवांटेजेस नहीं प्रोवाइड करती इस तरह की, क्योंकि या तो वो फाइनेंशियल कंडीशन बेकार होगी उनकी, या फिर वो लो प्राइस सिर्फ दिखने में लग रही हैं और एक्चुअल में एक्सेसिव कमिटमेंट रिप्रेजेंट करती हैं वो कंपेयर टू साइज ऑफ द एंटरप्राइज। ऑथर बोलते हैं कि सूडो लो प्राइस होती हैं वो। जैसे कि कंपनीज क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ शेयर इशू कर देती हैं ताकि पर शेयर प्राइस बहुत ही कम लगे, लेकिन टोटल वैल्यू ऑफ कॉमन इशू बहुत ज़्यादा होता है। और जो एक्चुअल में लो प्राइस स्टॉक होती है उसकी जो कॉमन स्टॉक की वैल्यू होगी वो स्मॉल होगी कंपेयर टू जो कंपनी के एसेट्स होंगे, या कंपनी की जो सेल्स होंगी, या कंपनी की जो पास्ट या प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट्स होंगे। और ऑथर अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि जो स्टॉक्स रिसीवरशिप फेस कर रही होती हैं उनके जो लो प्राइस स्टॉक्स होती हैं वो ज़्यादा एक्टिव होती हैं एज़ कम्पेयर टू वो वाली स्टॉक्स जो लो प्राइस्ड होती हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनकी पुअर अर्निंग्स होती हैं। रिसीवरशिप वालियों में प्रेशर होता है इनसाइडर्स का, बिकवा भाई मेरे शेयर, तो सेल्स एफर्ट ज़्यादा डलता है उनमें पब्लिक को कन्विंस करने का कि खरीदो खरीदो। तो जो स्पेकुलेटिवली कैपिटलाइज्ड कंपनीज होती हैं उनकी यही आइडेंटिफिकेशन होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ सीनियर सिक्योरिटीज से कैपिटलाइजेशन होती है और कंपैरेटिवली बहुत छोटी कैपिटलाइजेशन कॉमन स्टॉक से होती है। वैसे ज़्यादातर केसेस में कॉमन स्टॉक इन कंपनीज की लो प्राइस पे ट्रेड करती है पर शेयर बेसिस पे, लेकिन यह ज़रूरी भी नहीं है क्योंकि हो सकता है नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग कम हो उस कंपनी के, और कुछ केसेस में चाहे मान लो सीनियर सिक्योरिटीज़ भी ना हो, अगर कॉमन स्टॉक इशू जो कंपनी का है वो एसेट्स की वैल्यू के हिसाब से, एसेट के साइज़ के हिसाब से, बिजनेस के साइज़ के हिसाब से बहुत ही छोटा है तो उसे भी हम स्पेकुलेटिवली कैपिटलाइज्ड ही बोलेंगे क्योंकि उसमें इफेक्ट वही आएगा। लार्ज वॉल्यूम और हाई प्रोडक्शन कॉस्ट भी सेम इफेक्ट पैदा करता है जैसे स्पेकुलेटिव कैपिटल स्ट्रक्चर पैदा करता है, क्योंकि हाई ऑपरेटिंग या प्रोडक्शन कॉस्ट है अगर तो कॉमन स्टॉक होल्डर्स के लिए बहुत ही कम अर्निंग्स बचती हैं, और जब वो बढ़ेंगी तो परसेंटेज इंक्रीज बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर सेल्स में थोड़ी सी भी इंक्रीज होगी तो जो बॉटम लाइन है, अर्निंग्स है नीचे वाली जो कॉमन स्टॉक होल्डर्स के लिए छोटी सी थी, वो उनमें एकदम परसेंटेज इंक्रीज बहुत ज़्यादा होगा। इसे बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, जो कि एनालिस्ट बात करते हैं म्यूचुअल फंड के अपनी रिपोर्ट्स में और टीवी पे भी। फिर लास्ट में ऑथर बात करते हैं सोर्सेज ऑफ इनकम की। तो इसमें ऑथर बोलते हैं कि हमें देखना चाहिए किस तरह का बिजनेस है और पैसा कहाँ से आ रहा है, और हम डिफरेंट मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ बिजनेस के लिए। जैसे ऑथर 3 एग्जांपल देते हैं इसमें, मैं एक एग्जांपल की बात करूँगा, नॉर्दर्न पाइपलाइन कंपनी। इसके शेयर्स $72 पे ट्रेड कर रहे थे 1924 में, 67.5 पे 1925 में, $64 पे 1926 में। तो ये जो प्राइसेस थे कॉमन स्टॉक के, ये रिपोर्टेड अर्निंग्स के 10 टाइम से भी कम थे। तो इसलिए लोगों में कोई जोश नहीं था इन स्टॉक्स को खरीदने के लिए क्योंकि प्रॉफिट्स भी डिक्लाइन हो रहे थे इनके और डिविडेंड भी कम कर दिए थे इन्होंने। 3 सोर्स थे इनके इनकम के, पहला पाइपलाइन ऑपरेशंस, दूसरा इंटरेस्ट एंड रेंट्स, तीसरा नॉन रिकरेंट आइटम्स। तो नॉन रिकरेंट तो दोबारा रिकर नहीं करेंगे, और पाइपलाइन ऑपरेशंस में डिक्लाइनिंग ट्रेंड था, लेकिन जो इंटरेस्ट एंड रेंट्स था उसमें $4.1 ऑन एन एवरेज कंपनी जनरेट कर रही थी। और ये कहाँ से आ रहा था, जिल्ट एज मार्केटेबल सिक्योरिटीज खरीदी थी कंपनी में, और मेजोरिटी ऑफ अर्निंग्स इंटरेस्ट और रेंट से ही आ रही थी। तो ये मेन सोर्स ऑफ इनकम है कंपनी का एक तरह से। तो यानी कि जो इंटरेस्ट एंड रेंट वाली इनकम है नॉर्दर्न पाइपलाइन कंपनी की, उसको ज़्यादा बड़ा मल्टीपल मिलना चाहिए कंपेयर टू जो उसका पाइपलाइन बिजनेस था। तो पाइपलाइन बिजनेस से ऑन एन एवरेज 2.92 अर्निंग्स थी और इंटरेस्ट एंड रेंटल से 4.1, तो टोटल करके 7.02 अर्निंग्स थी। तो हम
पाइपलाइन वाले को 6.7 का मल्टीपल देंगे और इंटरेस्ट एंड रेंटल को 20 टाइम्स का मल्टीपल देंगे। यानी कि दूसरी भाषा में बोला जाए, हम 5% अर्निंग यील्ड इंटरेस्ट एंड रेंटल से एक्सपेक्ट करते हैं और 15% अर्निंग यील्ड पाइपलाइन बिजनेस से एक्सपेक्ट करते हैं। तो स्टॉक की वैल्यूएशन हो जाएगी 20 + 80 100 रुपीज़ या $100। तो इस हिसाब से स्टॉक अंडर वैल्यूड थी। अगर हम डिफरेंट मल्टीपल्स दें दोनों को, अगर हम 7.02 को सीधा 10 का मल्टीपल दे देते हैं तो स्टॉक $70 लगती। और इसी के साथ पार्ट 5 ख़त्म हो जाता है, जो कि इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस था। पार्ट 6 में बैलेंस शीट एनालिसिस की बात करेंगे।